हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टिप्स फॉर नोड जेएस एप्लीकेशन। हमारा ये जो चैनल है ये हिंदी में डेडिकेटेड है। आपको यहाँ पर हम बताएंगे नोड जेएस एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के कुछ टिप्स। जो आपको बैकग्राउंड में स्लाइड्स दिखाई पड़ेंगी उनमें जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं जो आपको समझाऊंगा वो कोशिश करूंगा कि हिंदी में, और थोड़ा बहुत इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई परफॉर्मेंस मैटर्स। देखिए, पहले एक जो हम एप्लीकेशन बनाते थे उसमें जो हमारे नंबर ऑफ ऑडियंस होते थे वो बहुत कम होते थे। अब चूंकि 4G का ज़माना है, आपके एप्लीकेशन बहुत जल्द बहुत लार्ज ऑडियंस के बीच में पहुंचती है, तो आपका जो वेबसाइट है वो स्लो हो सकता है ड्यू टू लोड। इसलिए परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपका एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही है, इट्स टू स्लो, काफ़ी टाइम लगता है पेजेस को डाउनलोड होने में, पेजेस को रेंडर होने में, तो आपका क्लाइंट आपसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। नोड जेएस एप्लीकेशन आप जानते हैं कि सिंगल थ्रेडेड मॉडल पे काम करता है, तो यहाँ पर जो ब्लॉकिंग्स है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है परफॉर्मेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन बिल्डिंग वेब पेजेस एंड एप्लीकेशन। You need to understand how long your users interact with your app, how often they leave, and how the response time as well. As a developer, you need your application to be very fast and fully optimized. One could say that Node.js is the fire and performance optimization is the gasoline. Imagine how blazing fast your application could be. This article will cover techniques, tools, and tips to optimize Node.js to achieve higher performance. हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि नोड.जेएस में हम ऐसा क्या करें, कैसे हम अपने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करें, किन प्लगइन्स, फ्रेमवर्क एंड टूल्स, लाइब्रेरीज को हम इस्तेमाल करें कि हमारे नोड.जेएस एप्लीकेशन भी एज गुड एज परफॉर्मेंट हों, जैसे कि हम और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते आए हैं। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्पेशली मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। Node.js is also a modern programming language, not a problem in that. Asynchronous कोडिंग, देखिए, नोड.जेएस जो बना हुआ है वो एक सीपीयू के एक थ्रेड के ऊपर प्रोसेसिंग करने के हिसाब से डेवलप है, ये सब आप बात जानते हैं। नोड.जेएस जो है आप उसको नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस में, आईओ ऑपरेशंस में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन जहाँ पे ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होती हैं, ब्लॉकिंग ऑपरेशंस क्या हैं? जैसे आपने अपने एप्लीकेशन से डेटाबेस की क्वेरी को फायर किया, अब आपका जो प्रोग्राम है वो वेट करेगा कि डेटाबेस से आपको आउटपुट मिले। आपने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की है, सिलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट की है, इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट की है, डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट की है, जिसमें बहुत सारे जॉइंट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे वेयर कंडीशन है, डेटा सेट बहुत बड़ा है, कुछ भी है, आपका एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर के बीच में नेटवर्क के ब्लॉकिंग हो सकती है, नेटवर्क चॉप हो सकता है, कुछ भी है। तो अगर आपका जो नोड सर्वर है वो प्रोग्राम वेट कर रहा है, वो थ्रेड वेट कर रहा है कि आपका डेटाबेस उसको रिस्पॉन्स करे और वो अपने एक्टिविटी को आगे बढ़ाए, तो इस सिनेरियो में आपका जो प्रोग्राम है वो स्टक हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि आपका जो नोड.जेएस सर्वर है वो सिंगल थ्रेड है, एक ही सीपीयू पे काम करेगा। एक थ्रेड ब्लॉक हुआ यानी कि पूरे जितने भी कॉल्स आ रही है वो सब के सब क्यू में लग जाएंगी और आपका जो सिस्टम है वो एकदम हैंग हो जाएगा। इससे बचने के लिए यहाँ पर असिंक प्रोग्रामिंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या स्पेशल बात है? बात यह है कि हमने जब भी कोई फंक्शन को कॉल किया, तुरंत हमने उसमें उसको एक कॉल बैक फंक्शन का एड्रेस भी बता दिया। जैसे ही हमने उसमें कॉल बैक एड्रेस का फंक्शन बताया, जो सिस्टम है वो समझ जाता है कि ये असिंक है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। जब भी हमारा जो असिंक कॉल गया था, जो हमने मेथड कॉल किया था और उसमें एक मेथड पॉइंटर भी स्पेसिफाई किया था कि आप कॉल बैक होने पे यहीं पे वापस आना, ठीक है, वो जब वापस आएगा तो वहां से रिज्यूम हो जाएगा। Asynchronous IO operations, asynchronous input and output permits other processing to continue
even before the first transmission has finished. Synchronous coding can potentially lock your web page. आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम ब्लॉक हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, वेट करता रहेगा अगर आपने किसी भी तरीके से लॉन्ग रनिंग प्रोसेस में, सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस में, नेटवर्क में फाइल रीड करने में सिंक्रोनस मोड ऑफ प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल किया। तो क्या फायदे हैं asynchronous कोडिंग के? Asynchronous coding will allow you to use query queues to monitor your workflow, allowing you to append additional tasks and add extra callbacks without blocking your main thread. You have only one thread basically. Even though you may try to use asynchronous method in some instance, it is possible to find your web page making some blocking calls. Sorry. This is common when using third-party module. बड़ा ही important. आप जब थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हैं, आपने वो कोड नहीं किया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर किस तरीके का असिंक्रोनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। आपको ट्रेस बैक करना पड़ेगा कि क्या वो टूल जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टूल के कारण तो आपका सिस्टम ब्लॉक नहीं हो रहा है। हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि और क्या टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका असिंक आराम से इम्प्लीमेंट हो जाए और आपको ज़्यादा कोडिंग भी ना करनी पड़े। कोडिंग करनी पड़े लेकिन कॉम्प्लेक्स कोडिंग आपको ना करनी पड़े, आपके बदले आपकी लाइब्रेरी ही आपका वो कोड परफॉर्म करे। क्वेरी ऑप्टिमाइज। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी नेसेसरी स्टेप टू मेक योर एप्लीकेशन परफॉर्मेंट। क्या होता है कि आपका जब डेटाबेस दूर में रहे, कनेक्शन में रहे और आप उस पर बहुत सारी क्वेरीज चलाते हैं, बहुत सारे जॉइंस लिखते हैं, बहुत सारे डेटा को फेच करते हैं या एक हैवी पर आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इट्स वेरी नेसेसरी टू टेक केयर अबाउट द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन डेटाबेस क्वेरीज। आज हम देखते हैं कि आप अपने डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। सबसे पहली बात, कोशिश करें कि आप सिलेक्ट स्टार को अवॉइड करें। आप सिलेक्ट के साथ कॉलम नेम्स लिखिए। जब आपका यहाँ पर जो लॉजिकल क्वेरी पार्स होगा डेटाबेस में, तो उसे एक्सट्रिक को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। इट विल गिव यू अ परफॉर्मेंस बूस्ट। डेटाबेस से जब आप क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अप्रोप्रिएट वेयर कंडीशन सही ऑर्डर में लगाए जाएं ताकि आपको सिर्फ फिल्टर्ड डेटा सेट ही मिले। ऐसा ना करें कि आप पहले पूरा टेबल प्रोग्राम में लोड कर लें, अपने एप्लीकेशन सर्वर पर ले आएं और फिर वहां से आप उसको फिल्टर आउट करें कि भाई मुझे ये सारे रिकॉर्ड्स चाहिए और ये सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। ऐसा ना करें। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट आ रहा है तो पेजिनेशन का भी ध्यान रखिए, लिमिट्स भी लगाइए। लिमिट्स लगा के सैंपल डेटा देख लीजिए कि आपको और कितना डेटा चाहिए। डिस्टिंक्ट का कोशिश करें ना यूज करें, क्योंकि जब भी आप सिलेक्ट की क्वेरी में डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट फंक्शन को यूज करते हैं, तो आपका जो क्वेरी है वो बहुत सारे सब क्वेरीज और ग्रुप्स क्रिएट करता है, जिसका डेटाबेस पे काफ़ी परफॉर्मेंस ओवरहेड होता है। वाइल्ड कार्ड को बहुत ही अप्रोप्रिएटली यूज करना चाहिए। मान लीजिए, आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको सारे नेम्स निकालने हैं जिसमें कुमार लास्ट में लगा हो, तो आप उसमें लिखिए कि आपको कुमार से शुरू होने वाले ही चाहिए। इसके लिए आप कुमार के आगे परसेंट लगाइए, कुमार से पहले प्रतिशत मत लगाइए। राजकुमार भी आ जाएगा, रामकुमार भी आ जाएगा और आप गलत रिकॉर्ड सेट को उठाएंगे। तो आपको डेटाबेस परफॉर्मेंस के लिए क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे खास फोकस रखना है। क्वेरी कम से कम डेटा को लोड करे, कम से कम टाइम में आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो। ये सब चीज़ें आपके एप्लीकेशन को परफॉर्मेंट बनाती हैं। डेटाबेस क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैशिंग। कैशिंग कंप्यूटर साइंस में कोई नई चीज़ नहीं है। हमने देखा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम के एस्पेक्ट में हमारे पास हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क से
ज़्यादा परफॉर्मेंस स्पीड, रीड राइट जो स्पीड है वो आपके एसएसडीज की होती है। एसएसडीज से भी फास्ट आपके सीपीयू की होती है। और सीपीयू में भी हम एक एरिया डिफाइन करते हैं जिसको हम L1, L2, L3, दीज आर कैशे मेमोरी। तो जो आपके ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो सीपीयू के मेन मेमोरी में है, लेकिन जो नियरेस्ट और जो दूसरे डेटा है जो फ्रिक्वेंटली आपको रिक्वायर्ड होती है उसे आप कैशे में रखते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। बट अगर आप Node.js के एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, सेशंस में आपके पास डेटा है, आप पेज को कैशे करना चाहते हैं, पेज को बफर में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास नोड एनवायरनमेंट में भी कई सारे एप्लीकेशन लाइब्रेरीज हैं। नोड ने आपको बहुत सारे फैसिलिटीज दे रखी है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिस कैशे सर्वर, मैम कैशे और नोड कैशे। एनजीएनएक्स भी आपके स्टैटिक फाइल्स को स्टोर कर सकता है जिससे आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है। मेरे हिसाब से आपको एप्लीकेशन में कैशिंग जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली अगर आपने जावा बैकग्राउंड और माइक्रो सर्विसेज यूजिंग स्प्रिंग बूट वगैरह में काम किया हुआ है या आप उस एरिया में हैं, तो रेडिस कैसे जरूर से जरूर यूज कीजिए। सेशन मैनेजमेंट के लिए भी कोशिश करें कि आप एक्सटर्नल सेशन स्टोरेज को यूज़ करें। टॉमकैट के सेशन को ना यूज करके आप रेडिस कैसे को यूज़ कर सकते हैं, मैम कैसे को यूज़ कर सकते हैं। नोड कैसे भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ईजी टूल है जो कि ऑलमोस्ट मैम कैसेट की तरह ही सेट गेट एंड डिलीट पैटर्न पे काम करता है। आप इसके बारे में एक्सप्लोर करें और अपने प्रोजेक्ट में देखें कि आप कैसे को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके, आपका लेटेंसी कम हो सके, आप जल्द से जल्द पेज को डाउनलोड करवा सकें। आजकल हम लोग सेशंस को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। पहले जब हम एप्लीकेशंस बनाते थे, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, सेशन का बहुत रोल रहता है। सेशन के थ्रू ही आप अपने शॉपिंग कार्ट्स, यूज़र ने क्या क्या चॉइसेस सिलेक्ट की है, यूज़र ने क्या क्या उसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जो उसके मेन्यूज़ हैं वो उसको क्या दिखनी चाहिए, ये सब सेशन में होता था। अब जब हम इवॉल्व हो रहे हैं, क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस इवॉल्व हो रही है, आप एंगुलर के एप्लीकेशंस बनाते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं। सर्वर साइड से देखिए तो आप सर्वरलेस प्रोटोकॉल की बात करते हैं, सर्वरलेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं? ऑथ टोकन। आप ध्यान दें, जब हम ऑथ टोकन की बात करते हैं तो ऑथ टोकन के अंदर ही हमारा यूजर आईडी, पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, जो भी हमारे को डिस्प्ले में दिखाना है, कॉमन एरिया में हेडर पे जो हमें दिखाना होता है, वो हम ऑथ टोकन में ही रख के ले आते हैं, ऑथ सर्वर से ही। इसके बाद जब हम अपने रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जब हम सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं, वो एक रेस्ट एपीआई होती है और रेस्ट एपीआई में आप ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डेटा प्लस ऑथ टोकन को भेजते हैं। अब वेरी मच उस ऑथ टोकन के अंदर ही आपका यूजर आईडी भी रखा हुआ है। अर्लियर हम क्या करते थे, जब हमारा सेशन क्रिएट होता था, सबसे पहले हम अपने यूजर ने जिसने लॉग इन किया है उसका यूजर आईडी को हम सेशन में रख लेते थे, प्लस जो उसके ऑथराइजेशन है, कौन कौन से मेन्यूज को वो एक्सेस कर सकता है, किन किन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, इसका एक मैट्रिक्स, एक एरे लिस्ट बना के हम अपने सेशन में रख लेते थे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी पे। प्रॉब्लम है जब कभी आप लोड बैलेंसिंग करते हैं और आप उसके अंदर चाहते हैं कि आपका कोई भी सर्वर किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सके, तो आपको सेशन को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, सेशन को रेप्लिकेट करना पड़ता है। तो आपका जो डिज़ाइन है, एप्लीकेशन जो आप डेवलप कर रहे हैं, वो कम से कम सेशन डेटा को बनाए। पहली बात, ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। टोकन बेस्ड आप काम करते हैं, टोकन से आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मैनेज हो जाती है। सेशन ना बनाए, बनानी भी पड़े
तो सेशन को जरूर से एक्सटर्नल सेशन स्टोरेज में, जैसे कि रेडिस, मोंगोडीबी, एनजीनिक्स, इस जैसे सॉल्यूशंस पे जरूर से जरूर रखें। आपका सर्वर स्केलेबल रहेगा। आप डॉकर बनाना चाहते हैं, डॉकर के थ्रू आप उसको स्पिन अप करना चाहते हैं, लोड बैलेंसिंग, कुबरनेटिस का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आपका सिस्टम इंटेलिजेंटली अपने आप को स्केल अप स्केल डाउन कर सके। इन सब में आपका सेशन जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली जब सेशन मैनेज्ड बाय एप्लीकेशन सर्वर इटसेल्फ हो। तो पहली बात आप ध्यान दें कि आप सेशन को ना इस्तेमाल करें, सर्वरलेस स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर करना भी पड़ता है तो सेशन को एक्सटर्नलाइज करें, सेशन को रेडिस और एनजीनिक्स, मोंगोडीबी जैसे किसी सोल्यूशन पे शिफ्ट करें, ताकि आपको सेशन रेप्लिकेशन की चिंता ना रहे, सेशन सिंक्रोनाइजेशन की चिंता ना रहे। आप आराम से अपने एप्लीकेशन को लोड बैलेंसिंग में डाल सके, डॉकर में डाल सके और आप उसे कुबरनेटिस के थ्रू स्केल अप कर सके। स्मार्ट लॉगिंग Logging plays very important role to discover problems in the application. जब आपका एप्लीकेशन रोल आउट होगा, जब आपका एप्लीकेशन रन होगा, उसमें जो लॉजिकल एरर्स हैं, उसमें जो एक्सेप्शंस हैं, उसमें जो एरर्स आ रही हैं, वो आपको कौन बताएगा? लॉगर्स ही बताएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे लॉगर्स ही हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को ब्लॉक करने लगते हैं। तो सही लॉगर, परफॉर्मेंट लॉगर और फ्लेक्सिबल लॉगर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपका लॉगर जो आपने टूल इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, आपने कंसोल पे आप लॉग को लिख रहे हैं, वो पाइल अप होता जा रहा है। 1 GB, 2 GB, 10 GB की सिंगल फाइल बन गई। अब जब भी आपका एप्लीकेशन रन होगा, उसको उस 10 GB की फाइल में राइट करना है या 2 GB की फाइल में राइट करना है, पूरा का पूरा फाइल अपडेट होगा। ये आपके परफॉर्मेंस को ब्लॉक कर देगा, ये आपके एप्लीकेशन को स्लो कर देगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। सब कुछ पहले बढ़िया चलता था, अब बढ़िया नहीं चल रहा है, दिक्कत कहाँ आ गई? लॉगर को देखना बहुत जरूरी है। लॉगिंग हेल्प्स ट्रैक योर एप्लीकेशन एक्टिविटीज एंड ट्रैफिक्स। व्हेन एन ऐप इज रनिंग, इट इज पॉसिबल टू गेट fatal errors. You need to get this feedback on the time. Feedback, find out what code has the errors and fix them before your user notice something is faulty in your system. क्लाइंट से पहले कस्टमर आपको कंप्लेंट करे, आपका यूजर आपको बताए, इससे पहले ही अगर आप अपने एरर्स को ट्रेस आउट कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, तो आपको टाइमली उसका एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए मौका मिल जाता है। तो बेटर है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक अच्छे से लॉगर के साथ अटैच्ड हो, जो कि लॉगर फ्लेक्सिबल हो, परफॉर्मेंट हो, फाइल्स को रोल आउट करता रहे। जैसे आपने बोला 5 MB पे मेरी दूसरी फाइल बन जाए, दिन बदलने के बाद वो सारी की सारी फाइल एक सिंगल फाइल बन के जिप हो जाए। आप देखिए, नोड जेएस में आपके पास विंस्टन, मॉर्गन, बेनियन, इस तरीके के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इन 3 टूल्स का नाम मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अभी जब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तो गूगल पे इन टूल्स के बारे में सर्च कीजिए। इन टूल्स में बहुत ही अच्छे से लॉगर को इम्प्लीमेंट किया गया है। स्पेशली विंस्टन में लॉगिंग के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है। लॉगिंग शुड बी मीनिंगफुल एंड हैव अ पर्पस। अननेसेसरी ट्राई 1, ट्राई 2, ट्राई 3, आई एम हेयर, आई एम देयर, आई एम वेयर, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके डिबगिंग के लॉग्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन रेडी कोड जब होगा, प्रोडक्शन बिल्ड बनेगा, तो ध्यान रखिए कि डिबगिंग के लॉग्स को आपको डिसेबल करना होगा। ये सब कैसे कर पाएंगे? जब आपके एप्लीकेशन में लॉग्स, कोई लॉगर लगा हो और उसमें लॉग लेवल्स डिफाइंड हो। आप बोल सकते हैं कि मेरे टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, मेरे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो लॉग लेवल है वो डिबग पे है, और जब मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा तो मेरा जो है एटलीस्ट इन्फो, सीवियर, एरर, फैटल, इन सबको तो लॉग करना ही करना है। लेकिन जो डिबग के लॉग्स हैं, जो डेवलपर्स ने अपने पर्पस के लिए देखा है, देखने के लिए इस्तेमाल किया है, उन सबको आप सर्वर पे प्लीज मत ले जाइए। एक वहां पे आपके पास लार्ज लॉग फाइल्स बनेंगी, दूसरी बड़ी फाइल्स के अंदर लॉगिंग करने में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, सिस्टम स्लो हो जाता है। आप जब एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू करते हैं
होता क्या है, हम सोचते हैं कि अभी हम कंसोल डॉट इन्फो कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, बाद में बाद में हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लॉगर को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। आपको जो लॉगर का है फैसिलिटी, लॉगर के लाइब्रेरी को एकदम बिगिनिंग में ही अडॉप्ट कर लेना है, ताकि जब आपका इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन आपके पास लॉगर की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल रहे। आपने लॉगर ही इस्तेमाल करना है। एप्रोप्रिएट लॉग लेवल के साथ मैसेज को डालना है। जैसे आपने एरर है तो उसको लॉग एरर करें, इन्फो है तो इन्फो करें। इससे क्या होता है कि जब आप कभी फिल्टर करते हैं, जब आप कभी लॉग को प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत सुविधा मिलती है। लॉगिंग शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड डन इन लेवल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। सो होप आपने यहाँ पर समझा होगा कि लॉगिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, लॉगर के लिए नोड जेएस स्पेशली क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम अपने लॉगिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, लॉगिंग का फैसिलिटी आपको बिगिनिंग में ही डालना चाहिए, बाद में कोई मतलब नहीं है। पैरेलल, मैं तो async डॉट जेएस का फैन हूँ। कारण, जब हमें ये बात शुरू से मालूम है कि नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड मॉडल है, नोड जेएस आपकी सीपीयू के एक ही थ्रेड पे काम कर सकता है, उतना ही उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन है बाय डिफॉल्ट। बाकी हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मल्टी मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी सीपीयू में इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर टूल्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर डूइंग दीज थिंग्स। बट बाय डेफिनेशन, बाय हार्ट, JavaScript is single threaded model, Node is also single threaded model. So async.js plays a very important role in your application. Ensure parallel execution flow when requesting remote services, database calls, and file system access. Parallelizing tasks will greatly reduce latency and minimize any blocking operations. Parallel operation means running multiple things at the same time. एक बार में एक से ज़्यादा काम करने को ही हम पैरेलल ऑपरेशंस या पैरेलल एक्टिविटीज बोलते हैं। With parallel, you do not have control of what finish before and other. आपने पैरेलली तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन आपको पहले फॉल बैक आएगा, कौन सा ऑपरेशन आपका पहले कंप्लीट होगा। But generally Node.js does not technically execute these multiple tasks at the same time. What happens is that each task is pushed to an asynchronous event loop with no control of which task will finish before or other. If your execution needs to complete one or more tasks before, then you should use asynchronous model. Async में क्या होगा, आपने अगर एक फाइल को रीड करने के बाद कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो फाइल रीडिंग का ऑपरेशन अपना चलता रहेगा, दूसरा ऑपरेशन क्विकली स्टार्ट हो जाएगा। असिंक के बिना आप नोड जेएस में एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्पेशली रेस्ट एपीआई टाइप के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सो गो एंड गेट आइडिया ऑफ दिस लाइब्रेरी। इसके ट्यूटोरियल्स को ध्यान से पढ़िए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसकी कोडिंग सिंटेक्स, इसके रिक्वायरमेंट, इसके फंक्शनैलिटी के बारे में पूरे तरीके से अवेयर होइए। यही आपको नोड जेएस में आपको सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। क्लाइंट साइड रेंडरिंग, आपने देखा होगा कि आजकल एंगुलर, टाइप स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, इन सब की बड़ी चर्चा है। ये सब क्या है? ये सब बेसिकली आपके फ्रंट एंड के एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि आपके ब्राउज़र की कैपेबिलिटीज़, आपके क्लाइंट के जो हार्डवेयर के जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। आपने सर्वर से सिर्फ जेसन, प्लेन जेसन डेटा भेजना है, उसका जो रेंडरिंग है पेज पे वो कहाँ दिखाई देगा, हाउ इट विल एनिमेटेड, पूरा का जो CSS है, HTML का कोड है, क्लाइंट साइड वैलिडेशंस हैं और डॉम अपडेट्स हैं कि आपने, आपका जो एप्लीकेशन है उसने जावास्क्रिप्ट के थ्रू
एजेक्स के थ्रू आपके सर्वर को हिट किया, डेटा को फेच किया। जब डेटा आ जाता है तब ये डॉम को अपडेट करता है। पहले जब हम लोग jQuery और jQuery से भी पहले जब हम XML ऑब्जेक्ट्स के थ्रू XML ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वेब सर्विसेज को कॉल करते थे तो हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ों को टेक केयर करना पड़ता था। लेकिन जो हमारा एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है मॉडल व्यू कंट्रोलर 3 टियर आर्किटेक्चर, पहले ये सिर्फ सर्वर साइड ही अवेलेबल था। नाउ विद द इवोल्यूशन ऑफ एंगुलर जीएस, व्यू जीएस, एक्सप्रेस, तो आपका एक्सप्रेस जीएस सर्वर साइड है, दिस थिंग रिएक्ट जीएस, इन सब ने आपको एक बेटर मैनेज्ड प्लेटफॉर्म एंड फ्रेमवर्क दिया जिससे आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को क्लाइंट साइड प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकें। देन आपका जो जेसन है वो क्लाइंट साइड आके वेब यूआई रेंडर होता है, क्लाइंट साइड रेंडर होता है। आपके सर्वर के सीपीयू की बचत है, आपके सर्वर के प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज और वहाँ पर जो स्टोरेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब की बचत है। मिनिमम डेटा आपका एक्सचेंज हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। आपने बिल्कुल छोटा सा jQuery, छोटा सा jQuery का जो आपका कंटेंट है वो फैसिलिटेट करा दिया है और आपका जो मेन एप्लीकेशन है वो फर्स्ट टाइम पे ही लोड हो चुका है। आप ध्यान देंगे जो हमारे एंगुलर के एप्लीकेशंस हैं उनका जब हम होम पेज ब्राउज करते हैं तो काफ़ी बड़ा डेटा सेट नीचे डाउनलोड होता है, 3 MB, 4 MB, 5 MB, समटाइम्स 7 MB, 8 MB भी। लेकिन जो सब्सिक्वेंट कॉल है, जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस है, जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस हैं, उनका जो कंटेंट साइज है, उनका जो आपका नेटवर्क पे डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो काफ़ी स्मॉल होता है। यही चीज़ रिएक्ट एमवीसी और एंगुलर एमवीसी, यही चीज़ आपके नोड जेएस को और बाकी जो आजकल मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं फास्ट है, परफॉर्मेंट है, एंगेजिंग है। क्यों एंगेजिंग है? क्योंकि आपका जो मेन डेटा सेट, आपका जो मेन वेब पेज है वो ऑलरेडी आपके ब्राउज़र में अवेलेबल है। यूज़र को वो ब्राउज़र पेज पहले ही दिखा देते हैं, डेटा हम लोडिंग दिखाते हैं और तुरंत वहाँ से आपको सिर्फ डेटा सर्वर से आ रहा है, सर्वर से, वेब सर्वर से सिर्फ डेटा डाउनलोड हो रहा है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। मिनिमम आपका फुटप्रिंट है डेटा डाउनलोड का, नेटवर्क का मिनिमम डेटा एक्सचेंज हो रहा है, तो कम आपका नेट स्पीड में भी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। इन सब चीज़ों ने आपका काम आसान किया है और सिंगल पेज एप्लीकेशन, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, इन सब के थ्रू आपका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी एंगेजिंग बनता है। यूज़र को लगता ही नहीं है कि डेटा आ नहीं रहा है या कोई चीज़ है मैं वेट कर रहा हूँ। उसको जो चीज़ आनी है, जो पार्शियल डेटा आना है, आपने जो पार्शियल एजेक्स कॉल किया है उससे जो डेटा आना है वो आता रहेगा। पेज पहले ही आ जाता है क्योंकि पेज तो लोकली अवेलेबल था। जो चीज़ लोकली अवेलेबल थी उसको एंटर करने में क्या परेशानी है, उतना हमने दिखा दिया। जो डायनेमिक डेटा है दैट पार्ट्स ओनली गेटिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द वेब सर्वर एज जेसन। सो क्लाइंट साइड रेंडरिंग, प्रॉपर रेंडरिंग आपको एप्लीकेशन को एंगेजिंग बनाती है, आपके एप्लीकेशन को परफॉर्मेंट बनाती है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेक्निक में, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के जो हम टेक्निक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में, अब तक हमने काफ़ी सारे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए टेक्निक्स देखी, जैसे कि आपके डेटाबेस क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, लॉगर प्रॉपर होना, एमवीसी, क्लाइंट साइड एमवीसी स्पेशली, जिसमें आप सिर्फ जेसन एक्सचेंज करते हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। जिप करना भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जिप करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसका साइज छोटा होता है, नेटवर्क पे कम बाइट ट्रांसफ़र होते हैं। कम बाइट ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि आपका एप्लीकेशन जल्दी खुलेगा, ब्राउज़र पे जल्दी ओपन होगा। इसके लिए अगर आप एक्सप्रेस जेएस यूज कर रहे हैं नोट जेएस के अंदर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो उसका डिफेक्टो स्टैंडर्ड है जीजिप। जीजिप में जब आप नोड को यूज करते हैं तो आपका जो वेब रिक्वेस्ट आ रहा है ब्राउज़र से सर्वर की तरफ और जो भी रिस्पॉन्सेस जा रहे हैं
सर्वर से ब्राउजर की तरफ, वो ऑटोमेटिकली जिप हो जाएंगे। डिफ्लेट होगा जब भी आपका रिक्वेस्ट आएगा तो सर्वर पे gzip जो लाइब्रेरी है वो उसको डिफ्लेट करेगी, ओपन अप करेगी, नॉर्मल करेगी, और जब भी आपका रिस्पॉन्स जा रहा होगा सर्वर से तो अगेन उसको जिप करेगी, ताकि नेटवर्क ट्रैफिक हम रिड्यूस कर सकें। आप इसके बारे में और ध्यान से पढ़िए, इसको अपने एप्लीकेशन में इनेबल कीजिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 लाइनों के कोड से हमारे एप्लीकेशन में gzip कंप्रेशन इनेबल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी लीक्स। मेमोरी लीक्स इज नथिंग। अगर आपने किसी एक डॉम को डिलीट किया है या किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को डिलीट किया है बट उसके रेफरेंसेस अभी भी बचे हुए हैं, तो आपका गार्बेज कलेक्टर काम नहीं कर पाता है। गार्बेज कलेक्टर प्रॉपर से काम करे, इसके लिए आपको सही लोकेशन पे सही लाइफ साइकिल के हिसाब से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने चाहिए। और जब आपका वेरिएबल का काम खत्म हो जाता है, आप किसी मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को छोड़ना चाहते हैं, तो उसको नल सेट जरूर से करें। नल सेट करने का मतलब ये है कि आपका जो गार्बेज कलेक्टर है वो है इतना इंटेलिजेंट है कि वो जानकर जाता है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को फ्री अप करना है, मेमोरी को क्लीन अप करना है। क्रोम डेव टूल आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्रोम डेव टूल से आप मेमोरी लीक्स के बारे में देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बड़े से बड़े एप्लीकेशन में अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, डेवलप किया है, अच्छे से लॉकर्स लगाए हैं, gzip कर रहे हैं, क्वेरी भी ऑप्टिमाइज किया है, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में मेमोरी लीक है तो आपका एप्लीकेशन कभी भी सक्सेसफुली नहीं चल पाएगा। आप अगर सिस्टम को रीस्टार्ट भी करते हैं तो एकदम से आपको लगेगा कि हाँ, हैंग हो गया था, मैंने सिस्टम रीस्टार्ट किया, एकदम से परफॉर्मेंस वापस से आ गई। लेकिन ओवर द पीरियड, टाइम टू टाइम, फिर से वो मेमोरी पाइल अप हो जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगा और आप फिर से वहीं पे लैंड अप कर जाएंगे कि मेरा सिस्टम हैंग हो गया है। तो मेमोरी लीक को पता लगाना, मेमोरी लीक को क्योर करना, टाइम से टाइम आपका डॉम जो है वो प्रॉपरली फ्री अप हो जाए, आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो प्रॉपरली फ्री अप हो जाए, गार्बेज कलेक्टर ठीक से काम कर सके, इसके लिए क्रोम डेव टूल के थ्रू आप मेमोरी लीक्स का जरूर से पता लगाएं। और अगर कोई मेमोरी लीक आपको डिटेक्ट होता है तो बिना टाइम वेस्ट किए उसको ठीक करें। मेमोरी लीक का कोई उपाय नहीं है और बड़े से बड़े एप्लीकेशन को, बड़े बड़े एप्लीकेशन सर्वर को हैंग कर देने में मेमोरी लीक जो है सफिशियंट है। एक मेमोरी लीक का इशू है, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया अब तक, क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर लिया, कैशिंग लगा दी, सेशन को बाहर एक्सटर्नलाइज स्टोर कर लिया, जिप लगा दिया, सब कुछ ठीक है, वेल, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स रह गई है कि गार्बेज कलेक्टर अपना काम नहीं कर पा रहा है। गार्बेज कलेक्टर काम नहीं कर पा रहा है, जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आप परफॉर्म करेंगे, डॉम अपडेट होगा, आपके सर्वर पे मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली आप आउट ऑफ मेमोरी हो जाएंगे। सर्वर पे मेमोरी नहीं बची तो आपके पास फिर कुछ नहीं बचा, आप सिस्टम को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो मेमोरी लीक के लिए आप एकदम से सावधान रहिए, सचेत रहिए, उसको जरूर से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग मीन्स आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन में है, लॉग्स गेटिंग जनरेटेड, सिस्टम की प्रोफाइलिंग करनी है, सिस्टम का हेल्थ चेक करना है, इन सब के लिए आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपके पास लॉजिक मॉनिटर, मोनिटीज, न्यू रेलिक, स्टेकीफाई, ये सारे टूल्स आपके पास नोड.js स्टैक में अवेलेबल हैं। दीज आर थर्ड पार्टी मॉनिटर्स, प्रोफाइलर्स, जो आपको आपके सिस्टम के बारे में हेल्थ इंफॉर्मेशन, अदर मेट्रिसेस आपको लाके देते रहते हैं। आप हैप्पी, रेस्टिफाई, डरबी, एक्सपर, इन सब टूल्स के बारे में भी जानकारी हासिल करें। ये सारे टूल्स आपके सिस्टम को मैनेज करने में, सिस्टम के हेल्थ की रिपोर्टिंग करने में काम आते हैं और ये आपको टाइमली डिसीजन लेने में काम करते हैं कि आपको अब नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कस्टमर क्लेम करे और तब आप उसके ऊपर रिएक्ट करें, इससे अच्छा है कि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल सीख लें। रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने सिस्टम की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं।
लाइट एंड कॉम्पैक्ट स्टाइल ऑफ कोडिंग, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। जहाँ तक हो सके आप अपने आप को सिंपल रखें। जब तक कोई ज़रूरी ना हो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 10 बार कम से कम आप अपने आप से पूछिए कि आपको इसकी क्या ज़रूरत है, क्या आपके गुजारा इसके बिना हो सकता है। 2-3 बातें हैं। जब भी आप कभी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, तो नाउ यू आर ऑन द मर्सी ऑफ द डेवलपर ऑफ दोज लाइब्रेरी एंड टूल्स। आप कोडिंग खुद नहीं कर रहे हैं, कोड किसी और ने लिखा हुआ है, आप उसकी कोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उस लाइब्रेरी, उस प्लेटफॉर्म में जो भी बग्स हैं, वो सारे बग्स आपके एप्लीकेशन और आपके सॉफ्टवेयर का हो गया, जिसे आपने लिखा भी नहीं था। आपने लिखा नहीं है लेकिन वो आपके एप्लीकेशन में आ गया है। तो इसलिए सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। जहाँ तक संभव हो सिंपल कोड करें, बिना लाइब्रेरी के जहाँ तक आप काम कर सकते हैं करें। लाइब्रेरी अगर इस्तेमाल करनी है तो उसके रिव्यूज़, उसका फीडबैक, उसका कम्युनिटी बेस और कौन उसके पीछे है, इन सब के बारे में ज़रूर से जानकारी हासिल करें। ऐसे ही गिटहब से कोई भी टूल, कोई भी टेक्निक या कोई एक रिपोजिटरी को डाउनलोड करके वहाँ से कोई कोड आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इट मे बी डेंजरस फॉर योर प्रोजेक्ट्स। यू आर आफ्टर ऑल गोइंग टू मेक अ पेड प्रोजेक्ट। पेड प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है? आपने पैसा लिया है, यू आर गेटिंग पेड फॉर मेकिंग योर सॉफ्टवेयर फॉर द क्लाइंट। सो आपको यहाँ पर बिल्कुल एकदम कॉशन रखना है कि आप जो लाइब्रेरी और मॉड्यूल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस क्या वैलिडिटी है, उसके पीछे क्या सपोर्ट है, कितने लोगों ने उसको और इस्तेमाल किया है और उसका कम्युनिटी बेस क्या है। पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही, पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही आप उसे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें। हेयर एंड देयर से कोई कोड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उस लाइब्रेरी में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर कोई प्रॉब्लम है भी, आप नहीं जानते हैं कि वो प्रॉब्लम कब तक क्योर होके आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। ओपन सोर्स का ज़माना है, आपने कोई टूल इस्तेमाल करने के टाइम पे कर लिया, बाद में जो उसके एनहांसमेंट है वो नहीं आती है टाइम से, तो आपका प्रोजेक्ट सफ़र करेगा। तो इसलिए आपको जो भी टूल, जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है उसका बैकग्राउंड ज़रूर से चेक कीजिए। बिना उसके बारे में बैकग्राउंड स्टडी किए, उसके बारे में जानकारी हासिल किए, ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट में आप किसी भी लाइब्रेरी को डाउनलोड करके किसी भी प्लगइन को इनेबल ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं हमें लगता है कि जो हो जाए सो हो जाए, जहाँ से हमारे को सोल्यूशन मिले हमें लगा देना है। लेकिन ओवर द पीरियड जब हमारे बाद में उसी पर्टिकुलर कंसर्न की वजह से, उसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी की वजह से कोई कंसर्न जनरेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं। बिल्कुल भी हेल्पलेस हो जाते हैं, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे आपके पास उसका सोर्स कोड अवेलेबल ना हो। इवन अगर सोर्स कोड अवेलेबल होगा भी तो आपको अगेन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स को पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएँ, उसको क्योर कर पाएँ, जो प्रॉब्लम आपने लिखी ही नहीं थी। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को फॉलो करें, कम्युनिटी बेस को चेक करें, उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में उसका डेवलपर, उसकी कम्युनिटी क्या है और कितने लॉन्ग सपोर्ट वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सब का मेजरमेंट करने के बाद ही आप किसी लाइब्रेरी को, किसी फ्रेमवर्क को, किसी टूल को अपने पूरे डेवलपमेंट में जगह दें, अदरवाइज आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। So now we are moving towards the end of this video, conclusion part. So we have seen that Node.js performance optimization is a broad topic and much ground to cover. This article only covers the tip of the iceberg about some of the common practices and which you can adopt to get higher performance results. सारे टॉपिक हमने यहाँ पर नहीं कवर कर पाए हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए, जैसे अपडेटेड Node.js, हमेशा लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करें, लोड बैलेंसिंग कैसे करेंगे, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के और क्या टेक्निक्स हो सकते हैं,
सीपीयू प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपके पास आता है Node.js टाइमर शेड्यूल टास्क, क्योंकि हम बहुत सारे काम को टाइम बेस्ड करना चाहते हैं। जैसे आपको MIS के लिए डेटा प्रिपेयर करना है, आपको कोई अलर्ट SMS भेजनी है, जो आप चाहते हैं कि वो टाइम टू टाइम डिलीवर होती रहे, उन सब काम के लिए आपको टाइमर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस करने की प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, कैसे आप ज़्यादा मेमोरी को इस्तेमाल करना बंद करके कम से कम मेमोरी में अपना काम परफॉर्म करेंगे। अनयूज्ड कंपोनेंट्स को टाइमली क्लीन अप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनयूज्ड लाइंस ऑफ कोड को इस्तेमाल ना करें, उनको क्लीन कर दें, उनको रिमूव कर दें। आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, वो कैसे बिल्डअप हो रहा है, कोई मेमोरी लीक तो नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल का क्या हाल है आपके प्रोजेक्ट में, ये सारी बातें आपको बार बार गो थ्रू करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कोई वन डे टास्क नहीं है, क्योंकि आप कीप ऑन, आपका एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, कीप ऑन उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है, तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा। आपको हमेशा से अपने कोड को रिविजिट रिफाइन करना पड़ेगा। आपको जो आपने लाइब्रेरीज इस्तेमाल की है उनके जो अपडेट्स आए हैं उनको भी अकोमोडेट करने होंगे। उन अपडेट्स के हिसाब से जो भी कोड चेंजेस रिक्वायर्ड है उनको भी परफॉर्म करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना है। आपको अपने Node.js के एप्लीकेशंस में SSL, TLS, HTTPS, इन सबको कैसे इम्प्लीमेंट करें, इन सब का भी ख्याल रखना है। उसके बाद आपका आता है कि कौन से आपके ओपन एपीआईज होंगे, और ओपन एपीआईज के परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक और एस्पेक्ट है आपको लिमिट्स लगाने का, रेट लिमिट, ताकि आप किसी तरीके के अटैक से बच सके। आपके जो एपीआईज हैं उनके ऊपर रेट लिमिट भी लगनी चाहिए। आपको SSL, TLS, HTTPS सिक्योरिटी कंसर्न्स भी देखने हैं, लाइब्रेरीज भी मैनेज करनी है, कोड का स्ट्रक्चर, कोड की सिंप्लिसिटी को भी ध्यान में रखना है। देन और जो भी हमने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स यहाँ पर देखे हैं, ये कोई एकदम डिफेक्टो स्टैंडर्ड नहीं है। जितना मैंने बताया वो बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा होल लॉट ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे आपके कंसर्न्स हैं जो आपके ज़िंदगी में आएंगे जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे। होप इस वीडियो से आपको एटलीस्ट इतना तो पता लगा कि कौन से मेजर एरियाज हैं जिनमें आप शुरू से ही ध्यान दे सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट आप कोड को सिंपल रखने के प्रति, प्लगइन्स के बारे में एनालिसिस करने के प्रति, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के प्रति, लॉग्स के प्रति, जिप के प्रति, इन सब के प्रति अवेयर रहेंगे और एक अच्छा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन डिलीवर करेंगे। इसी आशा के साथ आज का इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।